नमस्कार दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, कार्यक्रम अच्छा लगे, तो अधिक से अधिक लोगों को वो शेयर करें, लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सच आपके सामने आना चाहिए। वो सच सामने आना चाहिए जो इस समय देश का चरण चुंबक मीडिया आपके सामने नहीं आने देता है और आपको झूठ परोस करके नफरत और न जाने क्या क्या सिखाता है। तो इस प्रार्थना के साथ, क्योंकि हम किसी से न कुछ लेते हैं न किसी से कोई, वो कहते हैं आपसे सिर्फ सहयोग की जरूरत है, और यह सहयोग इसलिए क्योंकि सच को बढ़ाना है और सच की लड़ाई मैं तो लड़ रहा हूं। यदि आप साथ देना चाहें तो अच्छी बात है। इस प्रार्थना के बाद में अपनी बात शुरू करता हूं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। 2019 का चुनाव जीतने के बाद और 2014 में 3 ही शब्द थे, सबका साथ, सबका विकास। तो साहब, 2014 में जो अदानी साहब हैं, गौतम अदानी, वो इस देश में नहीं, इस देश के 609वें नंबर के अमीरों की लिस्ट में होते थे, हिंदुस्तान, बाहर के नहीं। और अचानक वो दुनिया के, जादू हो गया, दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े रईस। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। आखिर किसकी कृपा हुई, क्यों हुई, अचानक एकदम से कैसे? क्योंकि 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस चुनाव की कैंपेन में अंधाधुंध पैसा अदानी ने लगाया था। अदानी का ही जहाज था जिससे नरेंद्र मोदी पूरी कैंपेन करते थे, सब जगह जाते थे और सब कुछ करते थे। और तमाम सारे उनके लिए फिर करना तो बनता है। और इसीलिए यदि बनिया का तो नियम होता है, वो इन्वेस्ट करेगा तो फिर मुनाफा कमाएगा। तो उसने इन्वेस्ट किया नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जब उस जगह बैठ गए तो साहब, स्वाभाविक सी बात है कि उनसे मुनाफा कमाया जाए। तो मुनाफे के लिए पहले काले धन को सफेद करने की जरूरत थी, तो नोटबंदी लाई गई। नोटबंदी के बाद में एकदम से जीएसटी थोपी गई और दूसरी तरफ कारपोरेट की टैक्सेस कम किए गए। अभी जो आया है इनकम टैक्स का स्लैब आया है, आप देख करके खुश होंगे, चलिए हमारा साथ। नहीं साहब, सबसे बड़ा मुनाफा सबसे बड़े पूंजीपतियों को है, जो 1 करोड़ रुपए सालाना से अधिक कमाते हैं। और जो 1 करोड़ रुपए से कम कमाते हैं या 1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं, उनको नुकसान है। तो चंद छोटे को इसलिए दे दिया क्योंकि वो बड़ी सीमित संख्या है, उससे वैसे भी वो छिपाती है, बचाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी लूट ऊपर हो रही, वहां 1% भी लूटेंगे तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। उस खेल में तकरीबन 9000 पूंजीपति हैं जिन्हें बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा, और इस देश के 1.5 करोड़ टैक्स होल्डर से उसका वसूला जाएगा। यह नीति है। चलिए छोड़िए, नीतियां हैं, नीतियां बनती रहती। तो उसके बाद में फिर
फिर भी उनका पेट नहीं भरा, उनको फिर तमाम सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, तमाम सारी चीजें दी गई, उससे भी पेट नहीं भरा। तो कोरोना के दौरान उनके लिए तमाम कानून बदलने का काम हुआ, उसमें किसान संशोधन बिल, किसानों को 1 साल से अधिक समय तक भूखे प्यासे मरते डूबते देश की राजधानी की सीमाओं पर बैठना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। 750 के करीब किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए। और अंततः परेशान होकर जब चुनाव आया तो लगा चुनाव हार जाएंगे, इसलिए इन्हें मना लो। और इसलिए कुछ बिचौलिए भी सामने आए, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरे बहुत सारे लोग, और उन बिचौलियों के कारण अंत में यह हुआ कि हां ठीक है साहब, चुनाव जीतना है इसलिए बहाना। तो यह प्रयास किया गया कि इसके सहारे चुनाव जीत लिया। कोई उनके प्रति सहृदयता नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा भी था, क्या हमारे लिए मरे, हमारे लिए बैठे? तो यह स्थिति है। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, बहुत कुछ किया गया। तो यह स्थिति आज क्या हाल। प्रधानमंत्री एक चीज कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों को। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. तो पूरी तरीके से खाने खिलाने का क्रम चल रहा है। ये क्या स्थिति है? आप याद करिए, पनामा पेपर्स लीक का मामला हुआ, उस मामले में हमारे यहां के तमाम सारे लोग फंस रहे थे, और वो जो फंस रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। हमारे पड़ोस का राज्य पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं कि वहां पर कोई शासन नहीं, वहां की सरकार ने एक्शन लिया, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, और वहां के प्रधानमंत्री को हटना पड़ा, बर्खास्त किया गया। यह स्थिति आई, सजा की हालत। लेकिन हमारे यहां तो बात भी नहीं हुई, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। यह है राफेल पे। आज प्रधानमंत्री कल बोले हैं, एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करते वक्त बोले हैं कि राफेल में, तो साहब यदि राफेल इतना ही स्वच्छ सौदा था तो उसके सारे पेपर सार्वजनिक कर देते। हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं, आप खरीद के पेपर कर देते, मूल्य के कर देते, उसमें तो गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। और उस पूरे सौदे को आप बिल्कुल यदि कर देते, उसकी जांच करा लीजिए। आपको ये डर नहीं है तो फिर क्या बात? अनिल अंबानी और उससे क्या रिश्ता है, सारी चीजें ये है। अब हिंडनबर्ग का खुलासा आया है, और उसमें उन्हीं के प्रिय अदानी फंस रहे हैं। और जब वो अदानी फंस रहे हैं तो फिर वो मौन है, कुछ नहीं, ना बात करने तैयार, ना जांच करने तैयार, ना कोई चीज, सारी चीजों पे चुप्पी साधे हुए। संसद लगातार स्थगित हो रही, तमाम बवाल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप याद करिए, हर्षद मेहता का घोटाला का मामला आया था शेयर मामले में, और इसमें कोई और दोष नहीं था। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री पी चिदम्बरम ने सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ लिमिटेड की कंपनी के शेयर खरीदे थे, और कोई बात नहीं थी। और इस मामले पर जब आरोप लगे तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उसने इस्तीफा लिया, और वाणिज्य मंत्री पी चिदम्बरम ने इस्तीफा दिया। इसकी विपक्ष ने कहा जेपीसी से जांच कराई, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसकी जांच कराई जेपीसी से, और सब करा करके सारी चीजें सामने रखी, और पाया गया खुद उसमें विपक्ष के लोग थे, और विपक्ष के लोग थे उस जेपीसी में। और उसके बावजूद जो रिजल्ट आया, उसमें आया कि कहीं कोई रोल नहीं था पी चिदम्बरम का। आप ये समझ लीजिए, तत्कालीन अखबारों में सब कुछ छपा था, इसी से छिपा नहीं। आरोप लगा, जांच हुई। बोफोर्स का आरोप लगा, मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, जांच हुई। 2G की आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, जांच हुई। कॉमनवेल्थ का आरोप लगा, मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की गई, जांच हुआ, और सब में गिरफ्तारियां भी हुई। कोयला स्कैम आया, आरोप लगा,
उसकी पूरी जांच हुई, एफआईआर दर्ज हुई, सब कुछ हुआ सामने। और इसके बाद आप याद करिए कि आरोप लगा रेल गेट का, और उसके बाद में उसकी भी जांच हुई और सारी एफआईआर दर्ज हुई, जांच हुई, सारी चीजें। और नरेंद्र मोदी सरकार ने बोफोर्स कांड में क्लीन चिट दी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, भाजपा की सरकार थी। उसके पहले विपक्ष की सरकारें थी, सभी सरकारों में जांच हुई और उन्हें निर्दोष पाया गया, राजीव गांधी का कोई रोल नहीं पाया गया। इसके बाद आप देखिए जो आरोप बाद में लगे उन सब की जांच हुई। हर्षद मेहता वाले केस की जांच हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में फाइल किया गया कि साहब कोई वो नहीं बनता है और उसके कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उसके बाद में आप याद करिए कि जो कांग्रेस के समय के केसेस में जांच हुई, एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसकी भी पूरी जांच हुई और जांच के बाद में नरेंद्र मोदी सरकार में सबको क्लीन चिट दी गई। तो यह स्थिति है। अब नरेंद्र मोदी सरकार क्यों डर रही है? उसकी तो जांच भी उसी को करानी है, जेपीसी भी उसी करानी, जेपीसी से भी उन्होंने विपक्ष के लोगों को हटा दिया है। तो साहब फिर भी क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, और जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो यही स्थिति होती है। और यही बात है कि राहुल गांधी ने आज संसद में इस पर विस्तृत सवाल किए और विस्तृत बातें भी बताई। बहुत ऑप्शन है, आप बताइए कहां से शुरू करें? बिजली, डिफेंस, कोयला, बहुत ऑप्शन है। कोल, डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल यह काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव
एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए, स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कहानी। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है, और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजरायल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। एक विजिट फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर सर, इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या, बताओ। मोदी जी, आपका सरकार की बात है। अधीर प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में chairman of Sri Lanka's Ceylon Electricity Board, MMC Fernando, informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. Adani ji and Narendra Modi ji, thank you. राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से बताया और सवाल किया कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब पहले उन्होंने वो फोटो दिखाई कि पहले तो अडानी के जहाज में सफर करते थे नरेंद्र मोदी, अब सरकार के जहाज में 5 स्टार जहाज में सफर करते हैं अदानी नरेंद्र मोदी के साथ। पहले उनके साथ में चप्पल सटकाने वाले पत्रकार भी जाते थे प्रधानमंत्री के साथ, आज उनको अलाउ नहीं है। आज जाते हैं पूंजीपति, आज जाते हैं कुछ और अपने खास लोग, आज जाते हैं दलाल प्रधानमंत्री के साथ। तो भाई ऐसी स्थिति में वो प्रधानमंत्री न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये क्या बात। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर अडानी की विदेश यात्रा पर कितने बार अडानी जो है प्रधानमंत्री के साथ में गए, और विदेश यात्रा में जब अडानी गए तो उनसे क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या किया गया, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट दिलाए गए, किन किन देशों में गए, और इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को कितना पैसा अडानी ने दिया। सवाल का जवाब दे दीजिए,
तो इन सारी चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने आज संसद में प्रधानमंत्री को ऐसा घेरा कि प्रधानमंत्री और उनके लोग शोर मचाने के सिवा उनके पास कोई जवाब नहीं। तो यह स्थिति है। इसके बाद आप देखिए, जो लगातार भूमिका बनाई जाती है, चीजें की जाती हैं, वो चिंताजनक होती हैं और ये लगातार चल रही है। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर का वैल्यूएशन केवल 945 रुपए है और वो 2500 के ऊपर गिर रहा था, 3000 रुपए। अब आप समझिए, 3000 रुपए से ऊपर शेयर चला जाए, कैसे चला जा रहा है? क्योंकि गलत तरीके से कैसे पैसे को करके खेल किया जा रहा है। इस देश की जनता फंसी हुई है 5 किलो अनाज में। 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जी रहे हैं। इस स्थिति में देश को ला दिया है और अडानी नंबर 2 पे पहुंच गए। आप समझिए क्यों? क्योंकि लगातार एक पूंजीपति को बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री उनकी सेवा में उनके सेवक बन के काम कर रहे हैं। और जब उनके सेवक बन के काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से एक बात है। और जिस तरीके से हो रहा है, इसको लेके जयराम रमेश ने, जो महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के और संचार जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसके प्रमुख हैं, उन्होंने इसको लेकर के तमाम सारी चीजें बताई और तमाम सच बताए। इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी है सीधे प्रधानमंत्री को, किसी और को नहीं। तो आप समझिए, और एक एक बिंदुवार लिखी है उन्होंने। 3 सवाल पूछे हैं, उन 3 सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही। तो क्यों नहीं जवाब? क्योंकि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे और सब जगह से ठेके किसको दिलाएंगे? अदानी को दिलाएंगे। तो प्रधानमंत्री बिचौलिए बन गए हैं, दलाल बन गए। तो नरेंद्र मोदी की दलाली अडानी के लिए हो रही। और ये जो विश्व गुरु की छवि गढ़ी जाती है वो इसीलिए गढ़ी जाती है कि कैसे पर्दे के पीछे इन चीजों को छिपाया जाए। दुखद स्थिति। तो यही बात है। आज एक और चीज होती है। राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के मामले में एक बात कही, योगी आदित्यनाथ ठग हैं। क्यों ठग कहा, इसको जानना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसले में आपने कहा, बड़ी कड़ी टिप्पणी की नोएडा पुलिस में, यूपी पुलिस पे, कि उसने नफरती भाषणों के मामले में एफआईआर तक दर्ज करने को नहीं किया। उनका यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि नफरत फैलाई जाती है, सब कुछ किया जाता है। तो कल राहुल गांधी योगेंद्र यादव के साथ में मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में और वहां पर चर्चा कर रहे थे। और वहां जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें यूपी के हालात को लेकर के जिक्र हुआ कि किस तरीके से नफरत और सारी चीजें धार्मिक वो सब फैलाया जा रहा है, क्या किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ की भाषा के चलते धार्मिक, तो राहुल गांधी ने यही कहा कि अपनी भाषा के कारण वो धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। माफी चाहूंगा लेकिन आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं, बल्कि सामान्य से ठग हैं जो उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रहे हैं। क्योंकि कोई भी धार्मिक व्यक्ति अधर्म नहीं करता, नफरत नहीं फैलाता, घृणा नहीं फैलाता, ठगी नहीं करता, और वहां ठगी हो रही। तो इससे समझना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इस्लाम पढ़ा है, ईसाई धर्म पढ़ा है, बौद्ध धर्म पढ़ा है और हिंदू धर्म भी पढ़ा है, जानता हूं, जिया है, और कहीं पर भी किसी धर्म में नफरत नहीं सिखाई गई। तो साहब, जैसे ही कोई तपस्या करना बंद कर देता है वो अधार्मिक हो जाता है, यानी नफरती हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको रहना है, आपको जनता के साथ जोड़ना है, सच के साथ जोड़ना है, तो आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज तपस्वी पार्टी है, निश्चित रूप से तपस्वियों की पार्टी, यही वजह है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है और लड़ रहा है सच के लिए। तो यह स्थिति है जहां एक तरफ आपको याद होगा जोशीमठ धार्मिक स्थल है, ढह रहा है, कश्मीर में डोडा ढह रहा है, और ये सरकार, इस सरकार के कारण ढह रहा है, उसकी नीतियों के कारण ढह रहा है, उसकी तमाम विकास के नाम पर जो लूट मची हुई है प्राकृतिक संसाधनों की, उसके कारण ढह रहा है। तो इसलिए ये जो अवैध कार्य है उन्होंने बड़ी समस्या कर दी है, और जो कर दी है उस तरीके से। अब क्या हो रहा है,
कि नफरती लोग किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब उन लोगों पर एक्शन कर रहे हैं जो एक ईमानदारी से, सच्चाई से कई कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और उसे अवैध कब्जा बता करके कार्रवाई करें, जबकि उनके वास्तविक कब्जे हैं कानून के तहत। एक समय सीमा भी होती है, उस समय सीमा का भी पालन नहीं हो रहा है। जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता है। और आज जब उन्होंने संसद में भी प्रदर्शित किया कि वो सचमुच तपस्वी है, जब लोग टोका टाकी जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी इतने शालीन तरीके से जवाब दे रहे थे कि अपने आप में लग रहा था कि यह इतनी क्षमता सिर्फ एक तपस्वी में हो सकती है। जो कहा है तुलसीदास जी ने, संत हृदय नवनीत समाना, तो संत का हृदय आज दिख रहा था। तो सच को जानिए, पहचानिए, नहीं तो ये झूठ आपको खत्म कर देगा, आपके परिवारों को खत्म कर देगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सच जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।